दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र फिजिक्स में अध्याय 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ओके, इससे पहले इस चैप्टर के मैं आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बता चुका हूं, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। बाकी आपको अध्याय 1 से लेकर अध्याय 5 तक की भी मैंने दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कवर करा दिए हैं। तो आप दोस्तों आप क्या है प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो में हम क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तैयारी जीत की अब की बार एमपी बोर्ड एग्जाम में 95% पार के उद्देश्य हम क्या है लगातार बेहतरीन तरीके से दोस्तों तैयारी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों आपके इस प्रकार से रहने वाले, सबसे पहले आएंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न होती जो कि 2 नंबर वाले रहने वाले। ओके, तो दोस्तों मैं सोच रहा हूं जो कि इसमें क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में लिखे हुए हैं। ओके, लेकिन मैं आपको सोच रहा हूं टॉपिक आपको डायरेक्ट समझा दूं। जैसे चुंबकीय फ्लक्स वाला क्वेश्चन पूछ जा रहा है तो मैं आपको समझा देता हूं तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो मैं टॉपिक आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाले हैं मैं आपको टॉपिक बाई टॉपिक समझा देता हूं, फिर आपका है तो आपको तैयार हो जाएगा। ओके, तो मैं क्रम से मैं आपको टॉपिक समझा दे रहा हूं, फिर आपसे क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछेगा तो आपसे बन ही जाएगा। ओके, चुंबकीय फ्लक्स से समझ लेते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है चुंबकीय फ्लक्स क्या है यह बताइए। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को समझना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरा चैप्टर इसी के बेस्ड चलेगा, यानी हर जगह आपका चुंबकीय फ्लक्स शब्द यूज होगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी तल से लंबवत गुजरने वाला कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या है क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस क्षेत्र से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे प्रदर्शित करने का जो आपका संकेत होता है फाई है या फाई भी हम इस प्रकार से लिखते हैं। ओके, तो इसका फॉर्मूला ये आपका होता है बी मल्टीप्लाई ए। बी आपका क्या हो जाता है यहाँ आपका ये आपका होता है बी हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र और ए हो जाएगा उस आपका क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या है समझिएगा थोड़ा सा। ओके, तो एक प्रकार से इस प्रकार से हमारा कोई पृष्ठ है, इस प्रकार से पृष्ठ हमारा दिया हुआ है तो पृष्ठ से लंबवत। ओके, ये हमारा पृष्ठ है तो पृष्ठ से लंबवत जितने भी रेखाएं गुजरती हैं, ओके, जिस प्रकार से पृष्ठ से लंबवत जितनी भी रेखाएं गुजर रही हैं उन रेखाओं की संख्या वो आपकी क्या कहलाएगी तो चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी अगर तल रखा हुआ है उस तल से निकलने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या आपका है चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। लेकिन एक शर्त है कि जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हो वो लंबवत होनी चाहिए, तल की क्या होनी चाहिए लंबवत होनी चाहिए। अगर तिरछा निकल रही है तो वो इसमें काउंट नहीं होगी। तो क्या है किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी तल रखा हुआ है उस तल से निकलने वाली उस पृष्ठ से निकलने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या आपकी क्या है कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स आपका कहलाता है। तो ये तैयार कर रखिएगा। अब ये चुंबकीय फ्लक्स किस पे डिपेंड है, तो एक तो आपका दोस्तों क्षेत्रफल पर डिपेंड है, एक तो आपका चुंबकीय क्षेत्र पर डिपेंड करता है और उसके तहत तल के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, क्षेत्रफल यानी ए पर डिपेंड करता है। तो हो जाएगा बी मल्टीप्लाई ए आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से अब सवाल आता है कि ये सर ये आपका कि कॉस थीटा कहां से आ गया भैया, तो इसको चल हम देख लेते हैं किस यहाँ से आपका कॉस थीटा आपका आ जाता है। तो ये क्या समझिएगा थोड़ा सा, अब थोड़ा ये ज्यादा डिटेल से रहेगा लेकिन मैं आपको एक बार नॉर्मल इस प्रकार से समझा दूं। पृष्ठ है तो मैंने क्या बताया इसमें जो आपकी लंबवत रेखाएं होती है इस प्रकार से रेखाएं निकल रही। ओके, ये आपकी समझ लीजिए रेखाएं निकल रही है, लेकिन कुछ रेखाएं आपकी तिरछी भी निकलेगी, क्षैतिज भी निकलेगी, ओके, तिरछी भी निकलेंगी। तो जो तिरछी रेखाएं होती है वो आपको कहलाता है आपको बी इक्वल टू होता है आपका यहाँ बी साइन थीटा रहता है। ओके, साइन थीटा रहता है, लेकिन जो लंबवत होती है वो कॉस थीटा वाली होती है, बी कॉस थीटा होती है। ओके, बी कॉस थीटा होती है। तो हम केवल क्या लंबवत वाली को लेते हैं इसलिए हम यहाँ बी कॉस थीटा लेंगे और साइन थीटा वाले को छोड़ देते हैं, इस प्रकार से रहता है। ओके, तो ये आपका रहने वाला है। आगे देख लेते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक पूछा जाता है। अभी हमने आपको वस्तुनिष्ठ जब प्रैक्टिस कराया था तब हमने देखा हुई होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो आपका ऐसा ही मात्रक होता है वेबर होता है, याद रखिए चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर होता है। वस्तुनिष्ठ में पूछा जा चुका है, डब्ल्यूबी से प्रदर्शित करते हैं। अब वेबर को हम क्या है टेस्ला मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। ओके, जो 1 वेबर बराबर होता है 1 टेस्ला गुणे 1 मीटर स्क्वायर, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर सीजीएस पद्धति में पूछे तो चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक होता है आपका मैक्सवेल और 1 वेबर बराबर होता है 10⁸ मैक्सवेल। ये भी क्या है वस्तुनिष्ठ में आपके आते हैं। तो इसलिए आपको इसे तैयार करके रखना है। तो आइए आप क्या है चुंबकीय फ्लक्स के बारे में समझ गए होंगे। चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा जरूर तैयार कर लीजिएगा, आपसे क्या है पूछा जा सकता है 2 नंबर में। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों मैं आप क्वेश्चन आपका आता है फैराडे के नियम वाला। ओके, तो मैं आपको पहले टॉपिक समझा देता हूं, तो टॉपिक आप समझ लेंगे तो वही आपसे क्या है क्वेश्चन आंसर में बन जाता है। क्वेश्चन आंसर का मतलब रहता ही क्या है जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन आपको बना दिए जाते हैं। ओके, तो मैं इसलिए टॉपिक को आपको अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो हमें अब क्या है फैराडे के नियम आपका पूछा जाता है। फैराडे ने 2 नियम दिए आपके। ओके, फैराडे ने 2 नियम दिए हैं, उन नियम को आपसे पेपर में पूछा जाता है, अक्सर द्वितीय नियम को आता है। अब फैराडे के नियम हमें समझना है। अब फैराडे के नियम अगर हमें समझना है तो हमें क्या है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में जानना पड़ेगा। समस्या क्या होती है मैथ में, क्या है जैसे आपके मैथ में आपकी क्या है ये पहली सीढ़ी हो जाती है, दूसरी सीढ़ी है, तीसरी सीढ़ी है, चौथी सीढ़ी। ओके, ये आपके क्रम से ये सीढ़ी इस प्रकार से बनी हुई है। पेपर में केवल आपको ये तीसरी सीढ़ी के बारे में पूछा जाना है।
लेकिन क्या समस्या क्या है कि हमें अगर तीसरी सीढ़ी के बारे में जानना है तो पहली और दूसरी सीढ़ी के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, तो हम क्या तीसरी सीढ़ी पे पहुंच पाएंगे। जब आप चलेंगे तो पहले सीढ़ी पे, दूसरी सीढ़ी पे, तीसरी सीढ़ी में डायरेक्ट अगर छलांग लगाएं तो नीचे क्या गिर जाएंगे। आ रहा समझ में? इसलिए हमें क्या टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, तब मैं आपको समझा पाऊंगा, तब आप भी समझ पाएंगे। तो समझ लेते हैं क्रम से। तो हमें सबसे पहले विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को समझना है। ओके, तो चलिए इसे समझ लेते हैं। तो एक आप इससे पहले चैप्टर में हम समझ चुके हैं। आर्स्टेड साहब थे 1820 में, 1820 में ये शायद प्रयोग किया था लगभग, देख लीजिए एक बार। तो आर्स्टेड साहब ने क्या प्रयोग किया है कि एक तार पर क्या किया, एक धारा प्रवाहित की। तो धारा जैसी प्रवाहित की तो उसके जो चारों ओर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। एक तार में अगर क्या है धारा प्रवाहित की तो उसके चारों क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ये आर्स्टेड ने अपना नियम बताया था। ओके, तो फेराडे ने जब दिमाग लगाया, फेराडे साहब ने दिमाग लगाया कि जब आर्स्टेड ने कहा कि जब हम क्या है विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तार पे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो उन्होंने लगाया कि चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा को क्यों नहीं उत्पन्न हो सकती, मतलब उन्होंने उल्टा दिमाग लगाया। जब धारा से आर्स्टेड साहब ने कहा कि धारा से क्या हो रहा है, विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो फेराडे साहब कहते हैं कि जब धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र से धारा क्यों नहीं प्रवाहित हो सकती है। इसके लिए उन्होंने प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। प्रयोग करने के लिए फेराडे ने क्या किया कि प्रयोग में आपको डायरेक्ट बता रहा हूं तो आप फेराडे का आपको नियम समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने क्या कुंडलियां ली, इस प्रकार से कुंडली ली। ओके, कुंडली में फिर क्या किया है, कुंडली के पास क्या है चुंबक लाए। ओके, चुंबक लाए मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया। तो उन्होंने बार-बार से चुंबक इसके पास लाए। तो उन्होंने सोचा कि चुंबक क्षेत्र हम जब चुंबक इसके पास लाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र से वो सोच रहे थे कुंडली में हमारी क्या है धारा प्रवाहित होने लगेगी। वो इसका प्रयोग करते रहे, लगातार बहुत समय तक प्रयास करते रहे, वो सफल नहीं हुए। फिर उन्हें गुस्सा आ गया, उन्होंने ये क्या किया, उन्होंने जो चुंबक थी चुंबक को इस प्रकार से फेंक दिया। जैसे ही फेंका तो कुंडली डली होगी, कुंडली के बीचों बीच जाकर ये क्या है चुंबक चली गई। और जैसे ही इसके चुंबक बीचों बीच गई, ओके, तो फिर क्या है उन्होंने जो यहाँ लगाए थे एक तो मीटर लगाए थे। ओके, यहाँ तो मीटर लगाए हुए थे जिसमें वो देख लेते हैं, जिससे ये मीटर बताता था अगर इसमें थोड़ा सा भी क्या है इसमें कुंडली में धारा प्रवाहित होगी तो इसमें क्या है विक्षेप होगा। ओके, तो जैसे उन्होंने इसमें क्या है कुंडली के बीच क्या है चुंबक फेंकी। ओके, तो क्या है जैसे ही चुंबक इसके अंदर गई तो थोड़ा सा विक्षेप उन्होंने देखा, तब उन्होंने इसका क्या है और अच्छे से प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब भी हम क्या है चुंबक और ओके जब भी हम किसी चुंबक और क्या है बंद लूप या कुंडली में क्या है अपेक्षित गति कराते हैं तो क्या कहलाता है, विद्युत धारा बहने लगती है। किसमें, कुंडली में विद्युत धारा बहने लगती है और इस धारा को हम क्या है प्रेरित धारा कहते हैं। और जिस विद्युत वाहक बल के कारण ये प्रेरित धारा प्रवाहित होती है उसे हम क्या है प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये इस प्रकार से प्रयोग किया, शॉर्ट में मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो वही बताया विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पूछ लिया जा सकता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है। तो जब किसी तार में एक बंद लूप में हम क्या है एक चुंबक के बीच अपेक्षित गति होती है तो उस बंद लूप में क्या है विद्युत धारा बहने लगती है। मतलब कुंडली और चुंबक में, मतलब किसी में एक में भी एक को गति कराना है, चुंबक को कराएं या कुंडली को कराएं, जब किसी एक में भी हम क्या है अपेक्षित गति कराते हैं ओके, तो फिर क्या है जो कुंडली होती है उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। और धारा प्रवाहित, इस धारा को हम क्या है प्रेरित धारा कहते हैं। और जिस विद्युत वाहक बल के कारण ये प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसे हम क्या है प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और ये जो हमारी पूरी घटना है इस घटना को हम क्या है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। समझ गए होंगे। ये आपका डायग्राम से बताया जा रहा है कि ये हमारी कुंडली है। कुंडली के जैसे हम यहाँ देखिए ये कुंडली हमारी, और चुंबक को अगर हम स्थिर रखते हैं, बिल्कुल स्थिर रखते हैं, तो कुंडली में क्या है जो आपका जो मीटर लगा हुआ है बिल्कुल आपके जीरो पे होगा, कोई विक्षेप नहीं होगा। लेकिन जैसे हम गति कराते हैं इस प्रकार से चुंबक को कुंडली के पास ले जाएंगे, फिर अंदर पास ले जाएंगे, अंदर इस प्रकार से करेंगे ओके, पास ले जाएंगे फिर दूर लाएंगे, तो इसमें क्या हो जाता है आपका मीटर में आपको विक्षेप दिखने लगता है, यानी क्या है आपको कुंडली में क्या है धारा प्रवाहित होने लगती है। ये आपका प्रयोग था। ओके, प्रयोग अक्सर पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर ये आपको पेपर में पूछ सकता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, ये आपको पूछा जा सकता है। ओके, अब दोस्तों हम देख लेते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित फेराडे के नियम। ये जो मैंने आपको प्रयोग बताया वो आपका सेम यहाँ बताया जा रहा है, थोड़ा आपको डिटेल से दिया हुआ है, मैंने आपको समझाया ज्यादा नहीं है, ये आप देख सकते हैं पढ़ सकते हैं। ये आपका प्रयोग पूरा यहाँ बताया जा रहा है। ओके, ये पूरा प्रयोग है डिटेल से, मैंने बस आपको बहुत ज्यादा शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास किया है। ये आपका प्रयोग है, पेपर में नहीं आता प्रयोग, बस केवल समझने के लिए है। लेकिन अब दोस्तों हम मेन टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके पेपर में पूछा जाता है, फेराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम। ओके, तो फेराडे ने आपके जो सब प्रयोग किया इससे दो नियम निकाले। ओके, अक्सर पेपर में क्या दूसरा नियम पूछा जाता है ओके, लेकिन आपको दोनों नियम तैयार करके रखना है, तो कई बार क्या है दोनों नियम भी आ जाते हैं। तो देख ले प्रथम नियम क्या है, वही जो हमने देखा वही उसी नियम को बता दिया है हमने अपने शब्दों से, और उन्हें क्या है उसे नियम दे दिया। जब किसी बंद परिपथ में हम क्या है बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन का मतलब क्या होगा, चुम्बकीय फ्लक्स क्या कहलाता है, ये आपका कुंडली हो जाती है। ओके, ये कुंडली हो जाती है, हम चुंबक को क्या है अब चुंबक को पास ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र का आपका क्या बढ़ जाएगा। ओके,
चुंबकीय क्षेत्र अगर पास में आएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, तो इसी क्या है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी वो ज्यादा निकलेंगी, तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या है ज्यादा हो जाएगा। ओके, पर पास आएगा तो दूर ले जाएंगे तो कम हो जाएगा, इसलिए हम क्या है चुंबकीय फ्लक्स इसी को कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होती है। ओके, तो ये आपका कहलाता है चुंबकीय फ्लक्स, यही हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो जो कुल जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उसमें क्या है लगातार परिवर्तन होगा, इसी क्या हम कहें चुंबकीय फ्लक्स में, यानी लगातार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जिससे लगातार परिवर्तन से क्या है इसमें क्या है कि जो कुंडली इसमें क्या है धारा प्रवाहित होने लगती है। तो वही बताया जा रहा है जब किसी बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में मान में परिवर्तन होता है। ओके, मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का मान, यानी हम चुंबक को पास ले जाते दूर ले जाते इस प्रकार से करते हैं, घटना करते हैं, तो उस परिपथ में क्या है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उसका अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो कुंडली में धारा तभी तक बहेगी जब तक हम क्या है चुंबक को पास और दूर ले जाएंगे। अगर स्थिर रख देते चुंबक तो फिर धारा नहीं बहने वाली है, यानी क्या है चुंबकीय पास और दूर ले जाएंगे। तो अगर हम क्या है चुंबकीय गति कराते हैं, यानी चुंबक को गति कराएंगे, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो क्या होगा आपकी धारा प्रवाहित होगी। ओके, इसलिए वो बताया जा रहा है कि तभी तक रहेगा, तभी तक इस धारा प्रवाहित होगी जब तक क्या है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो ये आपका प्रथम नियम होता है। ओके, तो द्वितीय नियम क्या है, द्वितीय नियम बताया प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी आप जितना ज्यादा आप क्या है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे विद्युत वाहक बल उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। ये आपका रहता है द्वितीय नियम। ये हो जाते हैं आपके दोनों नियम। आई होप साहब अपने समझ गए होंगे, तो अच्छे से दोनों नियम को तैयार कर लीजिएगा और जितना आपको पेपर में लिखना है मैंने उतना ही कंटेंट दिया है, कुछ अलग से स्पेशल नहीं लिखा हुआ है। ओके, जितना आपको पेपर में लिखना है, अगर दोनों नियम आते हैं जितना मैंने बताया आपको लिखना है। ओके, द्वितीय नियम के आप थोड़ा सा शॉर्ट में आप व्याख्या भी बता सकते हैं, क्योंकि सब नियम ने पढ़ा उससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि माना किसी क्षण किसी परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या है तो शुरुआती का जो चुंबकीय फ्लक्स है उसको हम क्या है फाई मान लेते हैं। फाई 1 मान लेते हैं, तो टी समय पश्चात उस परिपथ में बंद चुंबकीय फ्लक्स का हम क्या है फाई 2 मान लेते हैं। जो उसको परिवर्तन हो रहा है चुंबकीय फ्लक्स में, वो परिवर्तन वाला जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स है उसको फाई 2 मान लेते हैं। तो हमारे जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, अगर परिवर्तन पूछे तो हमारा क्या है फाई 2 माइनस फाई 1 हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स में अगर हम परिवर्तन बस पूछे तो आपका क्या है फाई 2 माइनस फाई 1 होगा। लेकिन अगर परिवर्तन की दर पूछे हैं तो परिवर्तन की जो दर होती है अपॉन में टी लग जाएगा, क्योंकि जो परिवर्तन की दर होती है वो उसमें क्या है समय भी डिपेंड करेगा। तो वही हमने देखा कि चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन की दर है फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन टी हो जाएगा। अब जो फेराडे का द्वितीय नियम क्या कह रहा है, फेराडे का जो द्वितीय नियम कह रहा है वह कहता है कि जो आपका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है वो किसके समानुपाती है, विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है या अनुक्रमानुपाती होती है। ओके, तो बस वही हमने यहाँ बता दिया, तो आप इतना भी आप लिख सकते हैं द्वितीय नियम में। अब दोस्तों आपका ये क्या है आपका अनुक्रमानुपाती हो जाता है, इसे हटाना पड़ेगा, हटाएंगे तो हम क्या है के स्थिरांक आएगा, ये क्या है माइनस चिन्ह भी आ रहा है, तो माइनस चिन्ह आपका ये आपका बताता है विद्युत वाहक बल सदैव जो भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो सदैव का जो चुंबकीय फ्लक्स का क्या है विरोध करता है, इसलिए माइनस चिन्ह दिखाया जा रहा है। यहाँ हमने के एक अनुपातक नीतांक माना है, ऐसा ही पद्धति में इसका मान 1 होगा तो आपका फिर ये निकल कर आ जाता है, यही बताया जा रहा है। माइनस चिन्ह क्यों लिया गया है तो वही आपका बताया जा रहा है। ओके, तो बस आपको इतना यहाँ पर हो जाता है। ओके, प्रॉपर रूप से बाकी यहाँ देख सकते हैं। और यदि हम क्या है डेल टी समय के अंतराल में क्या है कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को क्या है डेल फाई भी परिवर्तन होता है तो आपका इस प्रकार से आपका बन जाएगा। ओके, अगर हम क्या है बहुत अल्प समय के लिए निकालते हैं तो हम लिमिट लगाकर ओके समाकलन इसका कर देंगे तो हमारा ये आ जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने फेराडे के क्या दोनों नियम हमने समझ लिए हैं। इसके बाद दोस्तों आपका लेंज का नियम आप पूछा जाता है पेपर में अक्सर कि लेंज का नियम क्या है और यह ऊर्जा संरक्षण नियम में किस प्रकार से अनुरूप है। तो पहले हमको लेंज का नियम पता होना चाहिए। तो लेंज का नियम क्या है, तो देखिए जो फेराडे साहब ने क्या है ये तो बता दिया है कि जो कि क्षेत्र से हम क्या है विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन जो विद्युत धारा निकलेगी उसकी दिशा क्या होगी, दिशा वो बताने के लिए लेंज का नियम है। तो जो लेंज का नियम, इस नियम की सहायता से हम क्या है प्रेरित धारा की क्या है दिशा को हम ज्ञात करते हैं। ओके, ये लेंज का नियम क्या है दिशा को बताने के लिए होता है कि जो धारा उत्पन्न होगी उसकी दिशा किस प्रकार से होगी। बाकी लेंज का नियम आपको ये जितना लिखा हुआ ये आपको 4 लाइनें याद कर लेनी है। इस नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होगी, मतलब जो भी प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत धारा होगी उसकी दिशा किस प्रकार से होगी कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह क्या है स्वयं उत्पन्न हुई है। लेंज का नियम आपका केवल इतना है कि क्या है वह आपका क्या है इस नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह क्या है स्वयं जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है। ओके, ये होता है लेंज का नियम। अब किस प्रकार से थोड़ा सा आपको ये डिफिकल्ट लगेगा, बहुत अजीब सी थोड़ी परिभाषा लगेगी, लेकिन आपका अगर परिभाषा 2-3 नंबर में आपका तो आता तो आपको इतना ही बताना है। लेकिन अगर मैंने आपको क्या बताया जो लेंज का नियम है इससे दिशा ज्ञात की जाती है, तो कैसे दिशा निकालेंगे तो वो आपको यहाँ बताया जाए 2 पॉइंट होते हैं दिशा को ज्ञात करने के लिए। ओके, तो आप इसे भी समझना चाहते हैं तो आपका ये दिया हुआ है। ओके, हालांकि पेपर में भी ये इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसको समझ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं इन 2 पॉइंटों में आपको क्या है लेंज का नियम के से हम किस प्रकार से क्या है दिशा निकालते हैं वो उसमें समझाया जा रहा था। आगे देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन रहता है स्वप्रेरण वाला। स्वप्रेरण के बारे में पूछा जाता है कि स्वप्रेरण क्या है
और इसका मात्रक पूछा जाता है, तो इसको भी अब हम समझ लेते हैं। ओके, क्रम से मैं टॉपिक वाइज थोड़ा कवर आपको करा रहा हूँ, फिर अब मैं क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट दिखा दूंगा, तो फिर तो क्वेश्चन आंसर आपको तुरंत बन जाएंगे, मतलब वही आपका रहता है। ओके, स्वप्रेरण क्या होता है? स्वप्रेरण यानी होता है स्वयं द्वारा स्वयं प्रेरित हो जाना। ओके, तो जब किसी कुंडली में हम क्या बहने वाली विद्युत धारा का मान में परिवर्तन किया जाता है, तो उस कुंडली में वह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फलस्वरूप उसी कुंडली में क्या है प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस परिघटना को हम क्या है स्वप्रेरण कहते हैं। यानी जब हम किसी कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा होती है, ओके, और उसमें हम परिवर्तन करते हैं, तो जब हम विद्युत धारा में परिवर्तन करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या है परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुछ कुंडली में अपने आप एक और धारा उत्पन्न हो जाती है, एक और धारा आ जाती है उसी कुंडली में, तो उसे हम क्या कहते हैं, इस घटना को हम क्या स्वप्रेरण कहते हैं। ओके, स्वप्रेरण की घटना में क्या होता है कि जिस कुंडली में क्या है विद्युत धारा में परिवर्तन करते हैं, तो उसमें क्या है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है, तो उसी कुंडली में क्या है आपका प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, तो इसलिए इसे स्वप्रेरण कहते हैं। अभी अन्योन्य प्रेरण पढ़ेंगे। अन्योन्य प्रेरण में क्या होता है कि हम जब एक कुंडली में यहाँ आपका करते हैं, अन्योन्य प्रेरण की दो कुंडलियां होती है इस प्रकार से। अन्योन्य प्रेरण की स्थिति में क्या है आपकी यहाँ दो कुंडलियां होती हैं। इस कुंडली के अगर हम क्या है विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो यहाँ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, लेकिन जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी वो दूसरी वाली कुंडली में उत्पन्न होगी। ओके, तो ये आपका कहलाता है अन्योन्य प्रेरण। लेकिन स्वप्रेरण की घटना में क्या है, एक ही कुंडली होती है, उसी के विद्युत धारा बह रही है, उसी में परिवर्तन कर रहे हैं और उसी में क्या हो रहा उत्पन्न हो रही है आपकी प्रेरित धारा, तो यह कहलाता है स्वप्रेरण। जैसे आप मान लीजिए अगर मैं दोस्तों आप अपने आप मोटिवेटेड होकर पढ़ रहे हैं, अपने आप मोटिवेटेड होकर आप पढ़ रहे हैं, तो आप कहलाएंगे कि आप स्वप्रेरित हैं, आप स्वप्रेरित हैं। लेकिन यदि आप क्या किसी वीडियो देखकर आप मोटिवेशन ले रहे हैं, अपने दोस्त ओके आपके टीचर आपको मोटिवेट कर रहे हैं, फिर आप प्रेरित हो रहे हैं, तो वो आपको क्या अन्योन्य प्रेरण कहलाएगा। और दूसरों के द्वारा अगर प्रेरित हो रहा है तो अन्योन्य प्रेरण, स्वयं अगर प्रेरित हो रहा है तो वो आपका स्वप्रेरण कहलाता है। आई होप समझ गए। स्वप्रेरण के लिए आपको इतना तैयार कर लीजिएगा। ओके, बाकी इस प्रकार से आपका थोड़ा दिया हुआ है, अगर समझना है कि जो आपका अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि किसी कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो धारा की आपका क्या है अनुक्रमानुपाती होती है, यानी धारा में हम जितना मान में परिवर्तन करेंगे चुंबकीय फ्लक्स में उतना ज्यादा परिवर्तन होगा। जी आपका चिन्ह लगा हुआ अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपात आएंगे एक एल आपका एक क्या है अनुपातक नियतांक आएगा। अनुपातक नियतांक आपका क्या है, तो यहाँ जो आपका एक एल अनुपातक नियतांक आया यही आपका कहलाता है परिपथ का स्वप्रेरण कहलाता है। तो फॉर्मूला आपका स्वप्रेरण किस प्रकार से आपका बन जाएगा, एल बराबर आपका हो जाएगा आपका ये। ओके, फिर आपका यदि कुंडली में अगर फेरों की संख्या एन हो तो आपका इस प्रकार से रहने वाला है। ओके, ये आई या धारा का मान 1 हो और आपका कुंडली की संख्या अगर आप एन मान लेते हैं, ओके, तो फिर आपका यहाँ जो स्वप्रेरकत्व की परिभाषा बन जाती है, तो स्वप्रेरकत्व की परिभाषा है, ओके, जिसको भी आपको तैयार कर लेना है। अगर आप अक्सर पूछे जाता है स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक, याद रखिए स्वप्रेरकत्व ऐसा ही मात्रक है, वो हेनरी होता है, ऑब्जेक्ट पूछा जाता है। स्वप्रेरक एक अदिश राशि और बिंबीय सूत्र भी आपको याद रखना है, ये सब आपका ऑब्जेक्ट वाला कंटेंट है। दोस्तों पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं उसमें भी आपको मैं बता देता हूं, मैंने आपको समझा तो दिया है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रा को बिंबीय सूत्र लिखी 2 नंबर से क्वेश्चन आ जाए तो तुरंत आपको बता देना है। चुंबकीय फ्लक्स का आपका जो एसआई मात्रा तक न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर होता है, या फिर आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि वेबर होता है। ओके, बिंबीय सूत्र भी मैंने आपको बता दिया, तो बिंबीय सूत्र याद रख रखिएगा। क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है लेंज का नियम लिखिए, आपको क्या है एक वाक्य नहीं पूछा जा सकता है, तो आपको लेंज का नियम मैं आपको बता चुका हूं कि इस नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की सभी उदाहरणों से प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न हुई। बस केवल आपको इतना आपको लेंज का नियम आपको तैयार कर लेना है। फिर आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, देखिए बोर्ड एग्जाम 2023 में आ चुका है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के लिए दूसरा नियम लिखिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी जो फैराडे ने 2 नियम दिए, उसमें आपको केवल दूसरा नियम बताना है। 2 नंबर का पूछा जाता है, और हमने अभी देखा भी कि जो फैराडे का नियम दूसरा नियम है वो आपको छोटा है। फैराडे का दूसरा नियम क्या कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स में जो दर होती है वो विद्युत बल के क्या अनुक्रमानुपाती होती है, केवल आपका होता है फैराडे का दूसरा नियम। ओके, इसलिए वो 2 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है इस प्रकार से। ओके, बाकी दोस्तों आपको दोनों नियम तैयार करके रखना है, मैंने आपको समझा दिया है। ओके, अब देख लेते हम चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक बताइए। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2020 में इस पर क्वेश्चन आया था, तो हम चुंबकीय फ्लक्स के बारे में जानते हैं, उसका मात्रक भी जानते हैं, फिर फैराडे के दोनों नियम इस प्रकार से लिख दिए। ओके, तो इस क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं प्रीवियस पेपर में आए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको समझा भी दिए ही है। फिर क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है, 24 में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए हम देख लेते हैं स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर, और अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों अगर आप प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्ट की अनुवाद सारी क्लासेस के क्लास 12 फिजिक्स के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फिजिक्स के कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर मेरे हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेंगे, ऑल चैप्टर आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे, साथ ही दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, मॉडल पेपर रहेगा, जिससे आप प्रॉपर रूप से तैयारी कर पाएंगे। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों में स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर देखना है तो देख लेते हैं। देखिए स्वप्रेरण क्या होता है, स्वप्रेरण में आपको समझा ही चुका हूं कि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने पर
उसी कुंडली में जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसे हम क्या है, स्वपीड़न कहते हैं। मतलब एक कुंडली को लेते हैं और उसके उसमें बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो उसके धारा के मान में परिवर्तन होने से उसी कुंडली में क्या हो जाती है कि प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, इसे हम क्या स्वपीड़न कहते हैं। क्योंकि अन्योन्य प्रेरण की स्थिति में क्या होता है कि किसी कुंडली में धारा का प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से उसके पास स्थित अन्य कुंडली में, दूसरी कुंडली में क्या है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। मतलब एक कुंडली में अगर हम धारा परिवर्तन करें तो दूसरे बगल वाली को क्या है, प्रेरित हो जाए। ओके, बगल वाली प्रेरित हो जाए तो वो आपकी अन्योन्य प्रेरण कहलाएगी, और स्वयं प्रेरित हो रहा है तो आपकी स्वप्रेरण कहलाएगी। और इसमें प्रेरित धारा कुंडली की मुख्य धारा को सीधे प्रवाहित करती है। अब मुख्य धारा को सीधे प्रवाहित क्यों करती है? क्योंकि उसी कुंडली में मुख्य धारा बह रही है, उसी कुंडली में क्या है, जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई वही भी बहेगी, इसलिए वो क्या है, मुख्य धारा को सीधे प्रवाहित करती है। जबकि अन्योन्य प्रेरण में क्या होता है कि प्रेरित धारा मुख्य धारा को सीधे प्रवाहित नहीं करती है। ओके, क्योंकि वो क्या है, क्यों नहीं प्रवाहित करती? क्योंकि भैया दूसरी वाली कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। ओके, और इसमें हमने देखा कि स्वप्रेरण में केवल एक कुंडली चाहिए, अन्योन्य प्रेरण में 2 कुंडली चाहिए पड़ती है। ओके, तो 3 अंतर तो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट आपको लिख देना है, नेक्स्ट इस प्रकार से अंतर लिखते हैं। ये जो आपको पॉइंट है दोस्तों, ये आपका स्वप्रेरण वाला है, और ये वाला दोस्तों अन्योन्य प्रेरण में लिखना था। ओके, तो स्वप्रेरण के कारण स्विच बंद करते समय कभी कभी बल्ब फ्यूज हो जाता है, ये स्वप्रेरण की घटना है। अन्योन्य प्रेरण की ऐसी कोई घटना नहीं होती है, तो ये आपको अन्योन्य प्रेरण वाले पॉइंट में लिख देना है, ये स्वप्रेरण में लिख देना है। आइए समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन आता है, एमपी 2019 में आ चुका है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए, समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। तो पहले आपको लेंज का नियम बताना, तो मैंने आपको लेंज का नियम बता ही दिया है। फिर आपको यही बताना कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है, ये आपको पूछे जा रहा है। तो लेंज का नियम से हम जानते हैं कि जब किसी कुंडली के पास, अब लेंज का नियम तो मैं बता ही चुका हूँ, तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार इसे देख लेते हैं। तो लेंज के नियम से हम जानते हैं कि जब किसी कुंडली में के पास चुंबक का उत्तरी अर्थात दक्षिणी ध्रुव लाया जाता है, कुंडली के पास वाला सिरा क्या है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। ये वो वही नियम है जो मैंने आपको 2 पॉइंट अभी छोड़े थे, मैंने आपको बताने के लिए कि ये किस प्रकार से दिशा ज्ञात की जाती है, वही यहाँ बताया जा रहा है। तो जो चुंबक के पास लाने का विरोध करती है प्रतिकर्षण बल के कारण, चुंबक की पर इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध एक बाह्य बल कार्य करता है, जो कुंडली के स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यहाँ केवल ऊर्जा स्थानांतर होती है, ना कि क्या ऊर्जा नष्ट होती है, इसलिए क्या है, ये ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एमपी 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं? ओके, स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं? एक परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजन व्युत्पन्न कीजिए, इसके मान को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और कैसे, ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो चलिए हम समझ लेते हैं कि स्वप्रेरकत्व का आपके एक परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजन किस प्रकार से निकालते हैं। चलिए देख लेते हैं। बाकी दोस्तों प्रॉपर रूप से नोट से आप लेना चाहते हैं तो जरूर आप ले लीजिएगा, जिससे आपके तैयारी को आपकी बिल्कुल आसान हो जाएगी और आपको प्रॉपर रूप से समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम देख लेते हैं एक लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। ओके, तो एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरक किस प्रकार से निकलेगा, चलिए इसे समझ लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक परिनालिका लेते हैं, परिनालिका की जो लंबाई है L होने वाली है, फेरों की संख्या हमने N मान ली, कैपिटल N मान ली है, साथ ही इसके जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने A यहाँ मान लिया है, उसको लिख दिया है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि प्रति इकाई एकांक लंबाई में फेरों की संख्या किस प्रकार से निकालेंगे। प्रति इकाई मतलब प्रति इकाई आयतन सब इतना है। ओके, इतने में अगर फेरों कितने सारे फेरे हैं ये हमें निकालना है, तो हमें कुल जितने भी फेरों की संख्या है उसमें उसकी लंबाई का हमें भाग लगाना पड़ेगा, तो हमें क्या है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या निकलेगी। तो ये हमारा आ जाता है, स्मॉल हम N मान लिया है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को। ओके, तो यहाँ कैपिटल N अपॉल हो जाएगा आपका L। ओके, यानी कुंडली के कुल फेरों की संख्या बटे आपका लंबाई हो जाएगा, कुंडली की जो लंबाई होती है। ओके, इसके बाद यदि परिनालिका में प्रवाहित धारा का मान I है, यानी जो परिनालिका में धारा I प्रवाहित हो रही है, तो परिनालिका के अंदर जो उसके अच्छे पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब जेकर हमने पहले के जब चैप्टर का पढ़ा है तो आपसे बन जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का वो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई होता है आपका, ये फॉर्मूला होता है। ओके, इसमें स्मॉल n होता है, स्मॉल n की हम वैल्यू यहाँ से रख देंगे, हम निकाल चुके हैं, कैपिटल N अपॉन L होगा, ये हमारा हो जाता है। समीकरण 1 नाम दे देते हैं। इसके बाद यदि त्रिज्या की तुलना में परिनालिका की लंबाई बहुत अधिक हो तो उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का एक समान माना जा सकता है। ओके, तब आपका क्या है फाई। अब चुंबकीय फ्लक्स आपका क्या है, चुंबकीय फ्लक्स आपका फॉर्मूला हम जानते ही भी, हमने आपको बता चुका हूं। जो चुंबकीय फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड करता है, चुंबकीय क्षेत्र और उसके क्षेत्र पर डिपेंड करता है, पृष्ठ के क्षेत्र पर। ओके, तो क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, तो ये आपका हो जाता है। अब यहाँ जो आपका बी है चुंबकीय क्षेत्र है, इसका हम क्या फॉर्मूला भी यहाँ से निकाल चुके, समीकरण 1 से आपको क्या है ये आपकी इसका वैल्यू पुट कर देनी है समीकरण 1 से, इतना हो जाता है। आगे देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ हम जानते हैं कि ये स्वप्रेरकत्व का भी हमने निकालना है, तो स्वप्रेरकत्व हम ये फॉर्मूला जानते हैं। ओके, स्वप्रेरकत्व जब मैंने आपको स्वप्रेरण पढ़ाया तो मैंने आपको ये फॉर्मूला निकालना दिखाया था। ओके, तो ये हम फॉर्मूला जानते हैं। ओके, तो इसमें हमारा क्या पास हमारे पास ये जो निकल चुका हुआ निकल आया है, चुंबकीय फ्लक्स का भी हमने फॉर्मूला निकाला है, जो भी निकाला है वो यहाँ पुट कर देना है। ओके, वैसे यहाँ हमारा ये आपका आ जाता है, यहाँ आपका I से I कट जाएगा, N का हो जाएगा, तो N स्क्वायर आपका यहाँ हो जाएगा। बस हमारा यही आ जाता है आपका एक परिनालिका के स्वप्रेरकत्व व्यंजन। ओके, इस प्रकार से हो जाता है। बाकी अगर ये भी आप लिखना चाहिए, यदि परिनालिका में UR अपेक्षित चुंबकीय
तो चुंबकशीलता की लोहे चुंबकीय पदार्थ की क्रोड बन से लिपटी हो, यानी जो कुंडली बनी होगी वो क्या है, लोहे के कोई चुंबकीय पदार्थ से अगर लिपटी हुई है तो उसका भी कुछ होगा। ओके, चुंबकीयशीलता, तो इसे हमने क्या है म्यू आर मान लिया है, दी आपका हो जाता है। अब हम जानते हैं इनको हम कर देंगे आपका म्यू नॉट और आपका म्यू आर का करेंगे तो आपका म्यू बस आपका आ जाता है। तो ये आपका निकल आता है आपका एक परिनालिका के 100 पेरकत्व बन जाए, इस तरह से कंप्लीट होता है। अब पूछा भी जा रहा है कि आपका जो एक परिनालिका के 100 पेरकत्व होता है वो किस पर डिपेंड करता है, ओके, किस पर निर्भर करता है। तो ये बस ये तो बहुत ज्यादा आसान होता है, याद करने की आवश्यकता नहीं होता है, फॉर्मूला याद, ये फॉर्मूला निकल चुका है, इस पर हम इसी से हम देख लेंगे। तो ऊपर वालों का अगर मान बढ़ता है तो आपका इसका पेरकत्व का मान बढ़ेगा, नीचे वाले का अगर मान बढ़ता है तो ये आपका पेरकत्व घट जाता है, बस ये आपको याद रखना है। तो आपका यहाँ म्यू आपका क्या होता है, परिनालिका का क्रोड की चुंबकनशीलता है। ओके, म्यू आपका परिनालिका की क्रोड की चुंबकनशीलता है, तो वही हमने देख लिया। तो पहले तो सबसे पहले म्यू पर डिपेंड करेगी, यानी परिनालिका के क्रोड की चुंबकनशीलता पर डिपेंड करेगी। तो अगर हम क्या है परिनालिका के जो अंदर अधिक चुंबकनशीलता का क्रोड रखते हैं तो उसका पेरकत्व क्या है अधिक हो जाएगा, इसका मान बढ़ेगा तो ये भी आप मान बढ़ जाएगा। ओके, तो दूसरा हम देख रहे हैं एन की, एन की वैल्यू यानी फेरों की संख्या। तो परिनालिका में अगर हम फेरों की संख्या बढ़ाते हैं तो पेरकत्व भी आपका बढ़ जाएगा। इसके बाद हमारा आ जाता है ए यानी क्षेत्रफल। ओके, ए यानी अनुप्रस्थ कार का क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ कार के क्षेत्रफल किस प्रकार से डिपेंड करता है, अनुप्रस्थ अगर परिनालिका की अनुप्रस्थ कार का क्षेत्रफल अगर अधिक होगा तो पेरकत्व बढ़ जाएगा। अब परिनालिका की लंबाई पर, अब देखिए एल उसके क्या है फॉर्मूला अपॉन में, अपॉन में क्या होता है, अपॉन में क्या होता है चीज बढ़ती है तो घटती है। ओके, उल्टा काम चलता है। तो परिनालिका की लंबाई अधिक होने पर उसका क्या है पेरकत्व कम हो जाता है। ओके, बाकी यही कम होगा, बाकी तो सब आपके ऊपर है तो सब क्या है बढ़ जाते। ओके, तो ये इस प्रकार से हमने कंप्लीट कर लिया है। इस प्रकार से मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन समझा दिया। आगे देख लेते हैं, आपका 2023 में बोर्ड एग्जाम में आता, हो सकता है आपकी 2025 में आ जाए। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्वपेरकत्व किसे कहते हैं, देख ही चुके हैं। स्वपेरण के गुणांक का मात्रक लिखिए, ये पूछा जा रहा है। मैंने इसमें किसी धारावाहिक कुंडली में संचित ऊर्जा का व्यंजक, बोर्ड एग्जाम 20 में आ चुका है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। किसी धारावाहिक अगर कुंडली में संचित ऊर्जा का व्यंजन हमें किस प्रकार से निकालना है, बाकी प्रॉपर रूप से नोट लेना चाहते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पूरा मटेरियल चाहते हैं, तैयारी को आसान करना चाहते हैं, 90 39 53 40 89 में आपको क्या है व्हाट्सएप में मैसेज करके हम नाम मात्र फीस पर क्या है कंप्लीट मटेरियल ले सकते हैं। तो दोस्तों में क्या है कुंडली में संचित स्थितिक ऊर्जा का निकालना है तो किस प्रकार से निकलेगा। पेपर में दोस्तों अगर क्वेश्चन में आपको जितना लिखना है मटेरियल उतना ही मैंने दिया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिख रहा। मेरा नोट्स बनाने का ये तरीका ये रहता है कि जितना पेपर में लिखना है केवल उतना ही मैं लिखना है। ओके, उतने उसी को हमें तैयार बार बार करना है। तो जब किसी कुंडली में क्या है बैटरी की सहायता से दी जाती है, जब कुंडली में क्या है बैटरी सहायता से उसमें विद्युत दी जाती है, धारा को स्थायी मान में क्या है, तो आप इसको मान लिया है आई नॉट, प्राप्त करने के लिए कुछ समय लगता है। तो ये हम समझ लेते हैं कुंडली में संचित ऊर्जा स्थितिक ऊर्जा आ कहाँ से जाती है। तो ये कुमारी सपोज कुंडली है। ओके, कुंडली में यहाँ हम सब धारा देते हैं, कुंडली में अगर हम यहाँ से धारा देते हैं, ओके, ये हमारी इस प्रकार से कुंडली है। ओके, कुंडली में अगर हम धारा देते हैं तो जैसे थोड़ा सा भी अगर धारा जाएगी तो एक कुंडली में क्या हो जाएगा विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाएगा। ओके, कुंडली में विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन अभी हमें और धारा देना है क्योंकि हमें उच्चतम मान शिखर मान चाहिए धारा का। ओके, तो लेकिन और भी हम धारा यहाँ से देंगे तो ये जो विद्युत भाग बल है वो इसका विरोध करेगा, तो हमें धारा को और तेजी से भेजना पड़ेगा, और ज्यादा धारा को भेजनी पड़ेगी। तो जो एक्स्ट्रा धारा होती है वो क्या है यहाँ इसे संचित हो जाती है। ओके, इसलिए जो संचित हो जाती है इसी स्थिति ऊर्जा के रूप में, तो यही हमें निकालना कि कुंडली में स्थिति संचित स्थिति ऊर्जा का मान कितना होगा, तो यहाँ बताया जा रहा है। ओके, तो जब हम क्या है कुंडली में क्या है बैटरी की सहायता किसी सहायता से भी हम क्या है धारा देते हैं तो यहाँ जो स्थायी मान होता है वो म्यू नॉट प्राप्त करने के लिए हमें कुछ समय लगता है। ओके, माना किसी क्षण में सूक्ष्म आवेश हमने डी क्यू मान को क्या परिपथ में चलाने के लिए बैटरी द्वारा दिया जाता है, कार्य कितना करना पड़ता है डी डब्ल्यू की करना पड़ता है, यानी जो भी हमें एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ता है। ओके, लेकिन आराम से हम यहाँ क्या है धारा दे सकते थे, लेकिन ये विद्युत भाग बल विरोध कर रहा है तो हमें ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ज्यादा ऊर्जा देने मतलब विद्युत धारा देने के लिए हमें क्या ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि विद्युत भाग बल क्या है इसका विरोध कर रहा है, तो उससे विरोध से हमें ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो उसी कार्य को हम क्या है डीडब्ल्यू मान लिए गए। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। जो आपको माइनस चिन्ह दिखा रहा है वो आपको जो प्रेरित विद्युत भाग बल है वो क्या है विरोध कर रहा है, अपनी जो मुख्य धारा का विरोध कर रहा है, इसलिए आपका चिन्ह यहाँ लिया गया है। ओके, अभी हम ये जो जानते हैं आपका विद्युत भाग बल का फॉर्मूला हम इसको जानते ही हैं। अभी मैंने आपको क्या है ये स्वप्रेरण वाला जब बताया था तो उसमें मैंने आपको ये निकाला था। ओके, तो इसमें देख लेते हैं इसको, हमने कहा ये फॉर्मूला हम जानते हैं, तो बस ये जो होता है वैल्यू में क्या है विद्युत भाग बल वाला इसमें हमको रख देना है। आपका क्या है विद्युत भाग बल और स्वप्रेरण में संबंध होता है। ओके, तो बस हमें जो यहाँ विद्युत भाग बल का जो होता है फॉर्मूला ये हम उसमें रख देंगे, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ आ जाएगा। आगे देख लेते हैं। ओके, इसके बाद दोस्तों हमारा हम आई का तो हम जानते ही यानी धारा का हम जानते ही हैं कि हमारा क्या है आवेश बटे क्या है समय होता है, वही अब का बताया जा रहा है। बस इसका इसमें क्या है इसका भी मान रख देंगे।
इस प्रकार से हमारा निकल आएगा। अब लेकिन हमारे जो देखिए कार निकल आया है, जो मैं जितना भी एक्स्ट्रा कार करना पड़ता है, जो ऊर्जा निकल आई है, लेकिन ये दोस्तों आपका एकांक परिणाम में किया गया कार्य, मतलब थोड़ा सा मैं, लेकिन कुल निकालना है, कुल कितना कार्य करना पड़ेगा, तो हमें जब कुल चीज का निकालना पड़ता है तो हमें उसका समाकलन करना पड़ता है। जिसमें गॉस का नियम में हमने देखा था, गॉस के नियम जब निकालते हैं तो उसमें भी हम थोड़ा सा हिस्सा का निकालेंगे, पूरे का निकालना पड़ता है, तो हमें समाकलन करना पड़ता है। तो यहाँ जो भी लिखा हुआ है ये केवल आपका गणित का आपने समाकलन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपसे बिल्कुल बन जाएगा, वो आपको पूरा समाकलन किया गया है, तो हमारी कार निकल आता है 1/2 L आपका I0² ओके। और यही हमारा क्या है, यही कार कुंडली की स्थिति ऊर्जा के रूप में क्या संचित हो जाता है, और यही हमारा क्या है कुंडली की स्थिति ऊर्जा, ये हमारा आंसर हो जाता है। इस प्रकार से आपको करना है। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है, आपको डायनेमो वाला क्वेश्चन आता है, एमपी बोर्ड एग्जाम 2020 में आ चुका है, 2022 में एक क्वेश्चन आ चुका है ओके, जिसमें आपको प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या एसी जनरेटर के बारे में आपसे आ जाता है, सिद्धांत, नामांकित चित्र, संरचना, कार्य, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यार अच्छे कर लीजिएगा, पहले एसी जनरेटर क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर क्या होता है। ये डायनेमो दोस्तों आपके दो प्रकार के होते हैं, एक दिष्ट धारा डायनेमो, एक आपका होता है प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो। पेपर में अक्सर आपका प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो आता है, तो वही आपको तैयार करना है। तो एसी जनरेटर क्या है, वह युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, इसे क्या है एसी जनरेटर कहते हैं या प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो कहते हैं। इसका कार्य सिद्धांत क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सिद्धांत आपका देख लेते हैं, ये आपके डायग्राम से देख लीजिए किस प्रकार से होता है। डायग्राम क्या है, दो आपके चुंबक ली जाती है ओके, आपकी दो चुंबक ली जाती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, यहाँ आपको एक लगा जाता है कुंडली लगी रहती है ओके, जिसे हम क्या है आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर यहाँ आपका इस प्रकार से लगा रहता है। फिर यहाँ आपका एक दो आपके लग लेते हैं आपके सर्पी बिलाई ओके, दो आपके लगे रहते हैं यहाँ सर्पी बिलाई, और आपके इन सर्पी बिलाई से जुड़ा जाता है ब्रश। जब भी आपकी कुंडली घूमती है तो आपके ये सर्पी बिलाई भी घूमते हैं, लेकिन आपके जो ब्रश होते हैं वो आपके घूमते नहीं है, और जो ब्रश बने होते हैं वो कार्बन के आपके बने होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है ओके। और जब ये आपकी कुंडली घूमेगी तो धारा उत्पन्न होगी ओके, धारा उत्पन्न होगी तो वो आपकी क्या है इन B1 B2 जो ब्रश है इनके माध्यम से होकर आपकी बाह्य परिपथ में आ जाएगी ओके। और धारा के मान हम किस प्रकार से रहता है तो उसे भी देख लेते हैं। दिशा किस प्रकार से निकालिए, तो फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ के नियम है, लेंज के नियम है, उनसे हम दिशा निकालते हैं। तो बस आपको बताना सिद्धांत में जितना आपको कंटेंट लिखना है पेपर में केवल उतना ही मैंने लिखा हुआ है, बस आपको 2 कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ओके। जब किसी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र से में घुमाया जाता है, जब किसी कुंडली को क्या है चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं, तब उससे क्या है संबंध फ्लक्स में परिवर्तन होता है, परिणामता है उस कुंडली में क्या है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल से क्या है कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और इस प्रेरित धारा की दिशा क्या है लेंज के नियम अथवा क्या है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार हम ज्ञात कर सकते हैं। और यही क्या है एसी जनरेटर या प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का आपका सिद्धांत होता है। नामांकित चित्र इस प्रकार से आपका रहने वाला है, तैयार कर लीजिएगा। संरचना क्या है, तो संरचना तो वही जो मैंने आपको अभी समझाया है कि इसमें क्या है, इसमें तो एक अवतल आपके ध्रुव वाला शक्तिशाली ध्रुव विद्युत चुंबक आपके NS वाला चुंबक लगे रहते हैं, जिससे क्या है विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसमें ABCD आपके तांबे के एक पृथक तार का मुलायम लोहे की पटलित फ्रेम से लपेटकर बनाई गई कुंडली होती है, जिसे हम क्या आर्मेचर कहते हैं। ये आपकी कुंडली बनी हुई है ABCD, ये आपका आर्मेचर है। इसे हम क्षेत्र के ध्रुवों के बीच एक धुरी के पर किसी व्यवस्थित व्यवस्था से घुमाते हैं, इसे हम क्या व्यवस्था से घुमाते हैं। अब यहाँ आपको घुमाया जाता है, अब किसी तरीके से हम घुमा सकते हैं, चाहे हम हवा के द्वारा घुमाएं, या आपने देखा होगा जो बांधों में क्या है जैसे पानी गिराते हैं पंखी में, तो क्या है इससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो इसी सिद्धांत से आपने देखा कि पानी से क्या है आपकी बिजली बनती है, तो इसी सिद्धांत से बनती है। इसी आपके प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो से आपके है पानी से आपकी बिजली बनाई जाती है ओके। बांध में देखा होगा आपने, वही आपके यहाँ बताया जा रहा है ओके। तो इसमें क्या हो जाता है आपका जो फ्रेम होता है इसे हम क्या है आर्मेचर कहते हैं, और उसमें जो आपके चुंबक के ध्रुवों के बीच एक धुरी में व्यवस्थित कर दिया जाता है। कुंडली के सिरे में क्या है आपका S1 S2 का या C1 C2 का है ओके। तो इसमें क्या है आपके जुड़े रहते हैं सर्पी बिलाई, और जब कुंडली घूमती है तो ये आपके सर्पी बिलाई भी घूमते हैं। लेकिन यहाँ जो B1 B2 यहाँ ब्रश लगे हुए हैं सर्पी बिलाई के साथ कनेक्ट रहते हैं, वो आपके धात्विक पत्ती के होते हैं ओके, कार्बन के बने रहते हैं, और ये क्या है बिल्कुल स्थिर रहते हैं, ये नहीं घूमते ओके। आपके केवल सर्पी बिलाई घूमता है, ब्रश नहीं घूमते हैं। ये आपका हो जाता है संरचना। फिर आपको क्या है इसमें कार्यविधि आपको बता देना है कि कुंडली में क्या है आर्मेचर ABCD होता है। चुंबकीय क्षेत्र NS में घुमाने पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। प्रथम अर्धचक्र में जब कुंडली में AB भुजा चुंबकीय क्षेत्र की लंबता ऊपर निकलती है तो BC भुजा नीचे की ओर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से कुंडली में ABCD दिशा में धारा प्रवाहित होती है, परंतु दूसरे अर्धचक्र में DCBA दिशा में प्रवाहित होती है, और इस प्रकार से हम क्या है बाह्य परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार से दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपका प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो आपका क्या है ओके। ये आपका अध्याय 6 में होगे, मैंने अभी अपने 7 वाले चैप्टर में इंपॉर्टेंट में इसको ऐड कर दिया था ओके। बाकी यही हो आप समझ गए होंगे, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों आपका एक और इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड एग्जाम 2019 में आ चुका है, 2024 में आ चुका है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी क्षण
कि सिरों में प्रेरित विद्युत वाहक बल का आपको व्यंजक ज्ञात करना है। अब बोर्ड एग्जाम 2024 में एक क्वेश्चन आ चुका है, तो अब 2025 में की कमी संभावना है, ओके, क्योंकि लगातार रिपीट नहीं होते। 2-3 साल जो पहले आ चुके हैं वो आपके हाई स्पीड से चलता रहता है, आपको समझ रहे होंगे, इसलिए ओके। तो लेकिन आपको अच्छे से तैयार कर लीजिए, मैं अलग से इसकी वीडियो बनाओगे प्रॉपर रूप से आपको समझा दूंगा। बाकी आप इसे देख सकते हैं, ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये कुछ ज्यादा आपका खतरनाक और बड़ा आपका व्यंजक नहीं है, बस लेकिन इसे थोड़ा सा आपको थ्योरी में समझाना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसमें कोई हम चालक लेते हैं, उसको हम गति कराते हैं, तो उसके जो सिरों में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसको हमें बताना है। थ्योरी में उसको क्या है, पूरी चीज को समझाया जा रहा है, ओके। और मैंने आपका लेकिन जो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना पड़ेगा केवल इतना है, केवल इतना आपको सॉल्व करना पड़ता है, ओके। तो आपका कंप्लीट हुआ, तो थोड़ा सा समझ लेना है, तो आपसे ये बन जाएगा। बाकी मैं अलग से आपको प्रॉपर रूप से समझा दूंगा। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको अध्याय 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। क्वेश्चन आंसर मतलब पूरा चैप्टर ही आपको पढ़ा दिया है, एक मैंने टॉपिक आपको लगभग समझाने का प्रयास किया है, ओके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों आप प्रॉपर रूप से मटेरियल चाहते हैं 90 39 53 44 89, इसलिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप क्या है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।